चलो सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। एंटर हो गए हैं। सो कैसा था एग्जाम? कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा। हाँ, धीरे धीरे सोच समझ के माइक ऑन कीजिए, पीछे के बैकग्राउंड वॉइस अच्छे से आ रहे हैं। श्रुति, आई एम सर्चिंग फॉर श्रुति प्रताप नगर। जस्ट अ मिनट। श्रुति, आई थिंक शी हैज नॉट जॉइन्ड इट। ओके, कैमरा ऑन कीजिए। प्रताप नगर, आंचल, सुभानपुरा, हैनी, देव, कृतिका फ्रॉम सुभानपुरा। वेरी गुड। चलो अभी भी बहुत सारे प्रताप नगर के बच्चे, तो चलिए कैमरा ऑन कीजिए बेटा सब लोग। ओके, मानसी फ्रॉम प्रताप नगर। हेलो मानसी, गुड मॉर्निंग। मानसी, हाँ मानसी, एग्जाम्स कैसे रहे? कैसे रहे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ओके, यश फ्रॉम सुभानपुरा। यश फ्रॉम सुभानपुरा, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, एग्जाम में सबसे कौन सा ज्यादा एग्जाम इजी लगा तुमको? सबसे इजी वाला एग्जाम कौन सा पेपर इजी था? सभी इसी थे, पढ़ा था तो सब इजी होगा ना। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। ओके, चलिए निजामपुरा निधि, कैमरा ऑन करो। निजामपुरा निधि, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे रहे एग्जाम? अच्छी रही मैम। अच्छी रही तो फुल आएंगे मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में? वो तो सोचना पड़ेगा। नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, शायद एक दो रॉन्ग हो सकता है, बाकी से राइट है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ओके, सो आज की क्लास में हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि यूनिट 1 और यूनिट 2 की एग्जाम तो आपकी हो गई। अभी यूनिट 3 एंड यूनिट 4 हमको इंडियन इकोनॉमी में स्टार्ट करना है। अब आज का थोड़ा फर्स्ट क्लास है तो कुछ गेम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गेम तो बहुत ही सिंपल है। अंताक्षरी तो सबको आता है कि नहीं? सुजल दर्जी फ्रॉम ओपी रोड। यस मैम। है ना, अंताक्षरी में तो हम मास्टर ब्लास्टर, राइट? ओके, सो चलिए पहले थोड़े बहुत सुजल दर्जी, माँ से कोई अच्छा सा सॉन्ग गाओ तो। वैसे तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि चलो माँ से गाना गाओ, अच्छा सा कोई मस्त सॉन्ग गा दो। सुजल दर्जी, चलो सुजल, शर्माना नहीं है। वैसे तो चलते फिरते चलेगा, बाथरूम सिंगर होंगे तो भी कोई बात नहीं, मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट। यस सुजल। अच्छा, कोई कोई वॉलेंटरी माँ से गाना गाएगा? जय मेहता, क्यों नहीं? क्यों नहीं? निजामपुरा निधि, नहीं तुम इतना शर्माते हो सॉन्ग्स गाने से, मुझे तो लगता है तुम लोग ऐसे चलते फिरते गाना गाते होगे, सॉन्ग गाने में शर्म आ रही है। चलो दूसरे किसी को बोलती हूँ, कोई कोई वॉलेंटियर नहीं सॉन्ग गाने के लिए? कोई भी नहीं? देखो सबने अपना जल्दी जल्दी कैमरा ऑफ कर दिया कि मैडम मेरे पे आए उससे पहले मैं फटाफट
म्यूट हो जाऊं और अपना शक्ल दिखाना भी बंद कर दूं। ये जैनिश पटेल, जैनिश पटेल, ये तुम तो बहुत शर्माते हुए बच्चे हो। बिल्कुल भी कोई गाना गाने के लिए तैयारी नहीं है। कृतिका सुभानपुरा, कृतिका सुभानपुरा, यस मैम। चलो कोई अच्छा सा गाना गा दो म पे। मुझे नहीं आता। नहीं आता? ओ माय गॉड, इतने सारे सॉन्ग होते हैं और तुमको गाना नहीं आता। चलो कोई भी नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे आपने डिसहार्टन कर दिया कि आपको सॉन्ग नहीं आता। कृति ट्राई करेगी, कृति फ्रॉम ओपी रोड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अब तुम मेरे को दुखी मत करना, हाँ माँ पे गाना गाना ही पड़ेगा तुमको अभी। तुम मुझे मैम डिसहार्टन आवाज मत कर। खराब है। कोई बात नहीं, चलेगा, आवाज खराब में गा दो कोई भी। मेरे देश की धरती वो गाओगे? थोड़ा बहुत ही आता है। हाँ गाओ, जितना मेरे आता है गाओ। देश की धरती सोना सोना उगले 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 हीरे, हीरे मोती, मेरे मेरे देश की धरती। चलो अभी त से ईशा स्टार्ट करेगी, प्रताप नगर ईशा। शी इज नॉटिंग हर हैंड। मैं ऐसा देख रही हूँ कि जब वो गाना गा रही थी तब ऐसे ऐसे कर रही थी, मतलब उसको गाने की इच्छा है। तो चलो कैमरा ऑन रखो अपना। प्रताप नगर झील, झील प्रताप नगर। चलो गाना गा दो तो पे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये तो हो गई फेवरेट सॉन्ग बहुत सारों का। ठीक है, ये एज में तो अच्छे से गाते होगे, है ना? ठीक है, ओके। आप सोच रहे होंगे कि ये मैडम आज अंताक्षरी के मूड में क्यों हैं, राइट? ओके, जब भी हम फ्री बैठे होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि चलो अंताक्षरी खेलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ इसी से रिलेटेड है कि फ्री होना, काम न होना। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे ही नवड़े बैठे रहना, अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड। वेरी गुड। सो हम मतलब आप तो अभी बच्चे हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, तो आप कोई वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आते हो। पर ऐसा नहीं है कि आप ही खेलते हो, हमारी एज में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई काम धंधा नहीं होता। वो वर्किंग क्लास में, वो लेबर फोर्स में एक्टिव लेबर फोर्स का पार्ट होते हैं, पर फिर भी उनके पास काम नहीं होता है। तो वो यही करते हैं कि चलो क्या करें, सो खाली दिमाग शैतान का घर, इससे अच्छा चलो बैठे बैठे हम अंताक्षरी खेल ले। सो आज की क्लास में यूनिट 3 में हम कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी कंट्री एक्चुअली फेस कर रही है। अच्छा, कौन बताएगा कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या किस चीज की है? कौन सा मेजर प्रॉब्लम है? एक तो आपने खुद ही बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट, पर इसकी सिवा और कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारी पॉपुलेशन पॉपुलेशन और पॉवर्टी और इनकम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनकम इनइक्वालिटीज। ओके, व्हाट एल्स? बोलते जाइए, हमारे देश में तो प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। एक पूरा पेज भी भर दोगे तो भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, और बताओ, करप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर हम सभी प्रॉब्लम्स के बारे में तो डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम जो मेन 3 प्रॉब्लम्स हैं, कौन से? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी। सो यूनिट 3 में हम ये तीनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में आई विल बी स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अभी आपके पास, सबके पास बुक और पेन है आपके हाथ में? नहीं है तो 2 सेकंड है आपके पास, ले लीजिए।
आज मैं आपको बताऊंगी कि जब लेक्चर स्टार्ट होता है बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि दे डोंट नो हाउ टू मेक द नोट्स। जब मैडम आप पढ़ाते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि हमको नोट्स में क्या लिखना है। सो आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा बहुत डिक्टेट भी करती जाऊंगी कुछ कुछ टॉपिक्स के किस तरह से, एंड देन नेक्स्ट क्लास से आप इंडिपेंडेंटली अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अपने नोटबुक में हेडिंग दीजिए अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए सब अपना कैमरा अगर ऑन रखेंगे तो मेरे लिए बहुत इजी है। सब बच्चे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं मैडम को कैसे पता चलेगा? ठीक है, सो प्लीज आप अपना कैमरा ऑन रखिए। पीछे सुभानपुरा, ओपी रोड, कारेली बाग, बहुत सारे बच्चों का कैमरा ऑफ है। सी आई हैव 76 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ, और उसमें से खाली मेरे जो 4-5 गिने चुने बच्चे हैं उन्हीं का कैमरा ऑन है। ठीक है, सो कैमरा ऑन रखिए। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, Ma'am, education can also be a major problem. एजुकेशन नहीं पर हाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, दैट कैन बी द प्रॉब्लम। हमारी कंट्री में अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। क्यों? हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, हायर एजुकेशन हमको यहाँ पे नहीं करना है, इंडिया में बाहर जाना है। तो ऐसा तो क्या है बाहर? सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बाहर की कंट्री में स्टडीज करिकुलम जो है वो बेटर है, इसीलिए आप बाहर जाना चाहते हैं। सो मे बी क्वालिटी एजुकेशन कैन बी द प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। And ठीक है, pollution. पॉल्यूशन यस, पर वो थोड़े एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में आ जाता है। ठीक है, ओके आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. आयुष Yes, का ma'am. आयुष यस। सो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग दीजिए अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं आप जनरल टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर कोई चलता फिरता आदमी आपसे पूछते कि अरे भाई बताओ तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सो आप क्या बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? मैम जॉब करना चाहते हैं पर जॉब मिल नहीं रही है। ओके, जॉब करना चाहते हैं पर जॉब मिल नहीं रही है। वेरी गुड। ओके, और क्या बोलेंगे आप? झील पटेल, प्रताप नगर, जानवी, अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? जानवी, ओपी रोड, बहुत ही मैम जिसे जो उसको जॉब चाहिए उसका उसके पास एजुकेशन नहीं है, उतना एजुकेशन नहीं है उसके पास। मतलब जिस टाइप की नौकरी, जिस टाइप का जॉब वो करना चाहता है उस टाइप का उसके पास स्किल ही नहीं है, तो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो दैट कैन बी द अनएम्प्लॉयमेंट। इसी रीजन की वजह से उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ईशा पटेल फ्रॉम प्रताप नगर, ईशा पटेल, यस मैम। बताओ अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अपने वर्ड्स में बोलिए, बहुत जनरल मीनिंग बताइए। जॉब मिल रही है लेकिन हमको जैसे चाहिए वैसी भी नहीं मिल रही है। वेरी गुड। सो हमको जिस तरह की जॉब चाहिए, मतलब मेरा क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आप बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एमबीए है, पर आपको अगर क्लर्क का जॉब करना पड़े तो आप उसमें कभी खुश नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में लोग फेस कर रहे हैं। तो चलिए आई एम चेंजिंग द स्क्रीन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं जहां पे मैं रीड आउट करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी नोटबुक में आपको लिखना क्या है। ठीक है, सो मैं रीड आउट करती हूँ। इट इज अ सिचुएशन। अब ये कोई प्रोडक्ट नहीं है,
ये कोई गुड नहीं है, पर एक ऐसा सिचुएशन है इन विच पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, एबल मतलब कर सकते हैं, विलिंग मतलब उनकी इच्छा है करने की, एट द प्रेजेंट वेज रेट मतलब मार्केट में जो सैलरी मिल रहा है, मार्केट में जो उनको पैसे दिए जा रहे हैं, वो उस पे काम करने के लिए तैयार भी हैं, बट आर अनेबल टू गेट दी सुटेबल जॉब, पर फिर भी उनको सुटेबल जॉब नहीं मिल रहा है. So it is the condition of involuntary or non-voluntary idleness. Non-voluntary और involuntary का मतलब कौन बताएगा? Non-voluntary और involuntary क्या होता है? कारेली बाग, क्या नाम है उसका? HINEE परमार. What is your name? Hini. Yes. Okay, Hini. Yes, involuntary unemployment. Involuntary का मतलब क्या होता है? What is खुद से काम नहीं करना. involuntary मतलब वो काम करना चाहता है पर फिर भी उसको मिल नहीं रहा है. नॉन वॉलेंटरी, मैं अपनी इच्छा से घर नहीं बैठी हूँ पर मजबूरी के कारण बैठी हूँ, मैं तो काम ढूंढ रही हूँ, मैं तो इंडिया को बोल रही हूँ भाई मेरे जो स्किल्स है मैं तुम्हारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ, पर फिर भी मुझे काम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ? सो दैट मीन्स इनवॉलेंटरी, अपने इच्छा के विरुद्ध जाके मैं घर बैठना नहीं चाहती हूँ, मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहती हूँ, पर फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है. सो सिंपली stated, unemployed person is the one who is the active member of the labor force. Active member का मतलब क्या होता है? Active मतलब उसके हाथ पैर चल रहे हैं, उसका दिमाग चल रहा है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, देश की सेवा करने के लिए तैयार है, पर फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है. सो देखो यहाँ पे मैंने ये जो आपको दिख रहा है वो है शॉर्टकट. विलिंगनेस टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क, सर्च ऑफ वर्क, you do not get job at prevailing wage rate, so that means you are unemployed. So ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, मैं डिक्टेट कर रही हूं. willingness to work लिखिए अपनी नोटबुक में, willingness to work plus ability to work plus search of work. Search of work plus you do not get job at prevailing wage rate. ठीक है, पता चला? समझ में आया सबको? विलिंगनेस टू वर्क का मतलब क्या है? मेरी इच्छा है. एबिलिटी मतलब मेरी कैपेसिटी भी है. सर्च मतलब मैं जॉब ढूंढ भी रही हूं, पर फिर भी मार्केट रेट पे मुझे अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगी? अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, कृति पटेल फ्रॉम ओपी रोड, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम. समझ में आया? मीनिंग इज क्लियर? यस. ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है. एक होता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. अब वॉलेंटरी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेंटरी? अपनी इच्छा से आप घर बैठे हो, आपकी एबिलिटी भी है, आपकी कैपेसिटी भी है, पर आपको काम करना ही नहीं है, आपको घर में पड़े रहना है, आप काम करना ही नहीं चाहते हो, आपको आलस आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि नॉट विलिंग टू वर्क. अगर आपकी इच्छा ही नहीं है काम करने की तो फिर आप अपने आप को भी हेल्प नहीं कर पा सकते और कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता. और दूसरा होता है इनवॉलेंटरी. इनवॉलेंटरी मतलब मैं काम करना चाहती हूं पर मुझे काम मिल नहीं रहा है. सो दैट इज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट.
सो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। आप इनवॉलेंटरी को नॉन वॉलेंटरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। मीनिंग, यस बेटा बोलो। स्लाइड वापस दिखाओ, प्रीवियस स्लाइड, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक है वॉलेंटरी और दूसरा है इनवॉलेंटरी। देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर रखा हुआ है जिसमें वो फोटो ही बता रहा है कि डू यू वांट टू क्विट द जॉब, क्या आप अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं, और आपने उसको यस में टिक किया है। तो अगर यस में टिक किया है तो बताओ कौन सी टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हुआ? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी। आपने अपनी मर्जी से यस, पर अगर आप यहाँ पे डू यू वांट टू क्विट द जॉब, नो मीन्स इनवॉलेंटरी, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, सो दैट इज इनवॉलेंटरी। ठीक है, चेंज करूं स्लाइड में? यस मैम, हो गया। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अभी जो हमने किया कि दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है वॉलेंटरी और दूसरा होता है इनवॉलेंटरी। तो सबसे पहले मैं रीड आउट करती हूँ कि वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। Who are unable to work, okay, unable to work मतलब, अच्छा आप मुझे बताइए कौन से ऐसे लोग होते हैं जो काम नहीं कर सकते हैं? चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल्स। ओके, सो दैट मीन्स अभी देखो बच्चे हैं, अभी आप लोग बच्चों की कैटेगरी में ही आते हो। आप अगर काम करना चाहोगे तो भी क्या आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करने वाले हैं? नो मैम। नहीं, वो बोलेंगे भाई तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुम घर बैठो चुपचाप पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, हमारे लिए वही बहुत है, राइट? तो एक तो बच्चे, और दूसरा ओल्ड एज मतलब सीनियर सिटीजन, वो बेचारे पूरी जिंदगी काम किए हुए हैं, अब रिटायर होके शांति की 2 रोटी खा रहे हैं, तो उनको खाने दो, उनको भी नहीं करना चाहिए काम, उनको भी जरूरत ही नहीं है काम करने की। पर उसके सिवा आप यहाँ पे देखेंगे मैंने लिखा हुआ है मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल। उसका मतलब क्या होता है? मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल पर्सन, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब ऐसे लोग जो मंद बुद्धि, जैसे ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? सो जो मंद बुद्धि है या जो फिजिकली में भी उनके हाथ पैर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो वो तो काम कर ही नहीं पाएंगे। सो जो मेंटली और फिजिकली वो काम कर ही नहीं पाएंगे, तो वो तो अपनी मर्जी से ही घर बैठेंगे। वो बोलेंगे कि यार मेरे हाथ पैर चलते ही नहीं है, मैं तो मेंटली और फिजिकली डिसेबल हूं, तो मैं कहाँ से काम करूं? तो वो भी वॉलेंटरी की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे हु आर नॉट रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट, और दूसरी कैटेगरी में कौन है? वो बोलते हैं हमको करना ही नहीं है, उनके हाथ पैर भी ठीक है, वो मंद बुद्धि भी नहीं है, मेंटली भी काफी साउंड है, पर फिर भी उनको ऐसे ही घर पे बैठ के रोटियां खानी है, कोई और कमाए और हम बैठ के खाएं। सो दैट मीन्स दे आर नॉट रेडी टू वर्क, तो वो वॉलेंटरी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया कि वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में 2 जने आते हैं। पहला तो जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन है, और दूसरा जो ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से दे आर नॉट रेडी टू वर्क। सो सच पीपल prefers to remain unemployed at their own desire. own desire मतलब वो अपनी मर्जी से घर पे बैठे हैं, उसमें कोई भी उनको हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरा है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब इनवॉलेंटरी का मतलब क्या है? इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें दे आर एबल टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क, बट वर्क इज नॉट अवेलेबल फॉर देम। वो बेचारे काम तो करना चाहते हैं, वो बेचारे काम ढूंढ भी रहे हैं, पर फिर भी उन बेचारों को काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ओके,
चलो क्विकली ये 2 पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। प्रताप नगर से उमंग, हमने कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट किए? उमंग फ्रॉम प्रताप नगर 2 types. कौन से? Voluntary, involuntary. वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जो अपनी मर्जी से घर पे बैठे खा रहे, ओके और इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जो ढूंढ रहा है पर उनको मिल नहीं रही है। वेरी गुड, सो दैट मीन्स यू आर क्लियर कि 2 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ गई हूँ, जिसमें मैंने वो जस्ट लिखना है आप ना, सॉरी वो लिखने का है ना। हाँ, आप खाली इसमें लिख दीजिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपने ऑलरेडी लिखा है। वॉलेंटरी में लिखिए अनेबल टू वर्क, जो मैंने बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, अनेबल टू वर्क एंड नॉट रेडी टू वर्क। एक सेकेंड ना। यस, सब लोग लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कैमरा ऑन ही नहीं है। हाँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि आप लिख रहे हैं कि नहीं। लिख रहे हैं बेटा? सॉरी हाँ, यस। वॉलेंटरी में लिखिए अनेबल टू वर्क एंड नॉट रेडी टू वर्क, और इनवॉलेंटरी में लिखिए एबल टू वर्क प्लस willing to work, able to work plus willing to work at the present wage rate, at the present wage rate, but work is not available. ये बेचारों को काम मिल ही नहीं रहा है। Such people prefers to remain. सुभानपुरा प्रिया, आपने अपने नोट्स लिखे बेटा? सुभानपुरा प्रिया, चलो वो तो पता नहीं कहाँ, जवाब ही नहीं आ रहा है। प्रताप नगर रिद्धि, यस मैम। नोट्स लिख रहे हो बेटा? यस मैम। चलो कैमरा ऑन करो और दिखाओ कहाँ तक लिखा। यस मैम। ओके चलिए मैं नेक्स्ट, तुम मुझे दिखाना। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं मैं? यस। ओके, अब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो भी कंट्री का पॉपुलेशन होता है वो आप इस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, आपको इसको सिर्फ समझना है। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दिस चार्ट। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है कि जो 0 to 14 वाले एज के होते हैं, तो 0 to 14 की एज में कौन आता है? चिल्ड्रन आएंगे। अब उन बेचारों को तो हम बोल सकते हैं कि तुम काम करो? नो मैम। क्यों नहीं बोल सकते? अमेरिका में तो बोलते हैं, वहां पे तो 15 साल से ऊपर बच्चा हो जाता है, तो 3 साल 4 साल का बच्चा भी कंपेयर टू इंडिया काफी इंडिपेंडेंट होता है। पर हम इंडिया वाले हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, तो इसीलिए जो 0 to 14 की कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो नॉन लेबर फोर्स का पार्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन लेबर फोर्स। नॉन लेबर फोर्स का मतलब क्या है? वो काम नहीं करेंगे और ना ही उनको आप करवा सकते हो। क्लियर हुआ? यस और नो? यस मैम। ओके, नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी जो दिया हुआ है वो है एज बिटवीन 15 to 64। सो 15 to 64 की एज में जो फॉल आउट होते हैं वो हमारी कंट्री का एक्टिव लेबर फोर्स है। एक्टिव लेबर फोर्स मतलब वो इतने एक्टिवली हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब वो कैपेबल हैं हमारी कंट्री को सर्व करने के लिए। पर अब आप देखेंगे उसी के नीचे मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ना, वो बेचारे जो 15 to 64 की एज में फॉल आउट होते हैं ना, उन्हीं को है।
उसमें सबसे पहला देखिए एम्प्लॉयड पर्सन। एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? विलिंग टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क, सर्च ऑफ जॉब एंड ही गेट्स द जॉब। तो फिर तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसकी इच्छा भी है, उसकी कैपेसिटी भी है, जॉब ढूंढ भी रहा है और उसको इजीली जॉब मिल भी गया, सो दैट मींस ही इज एम्प्लॉयड पर्सन। दूसरा है अनएम्प्लॉयड वॉलंटरी। अनएम्प्लॉयड वॉलंटरी का मतलब क्या है? नॉट विलिंग टू वर्क, नॉट विलिंग टू वर्क, नो, उसको करना ही नहीं है, अपनी मर्जी से उसको घर ही बैठना है, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो अनएम्प्लॉयड तो है, पर कैसा अनएम्प्लॉयड पर्सन है? वॉलंटरी, तो अपनी इच्छा से घर बैठा है। और तीसरा जो बताया हुआ है वो है अनएम्प्लॉयड इनवॉलंटरी। इसका मतलब क्या है? उसकी इच्छा है, वो जॉब ढूंढ रहा है, काम करने के लिए तैयार है, पर फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा, सो वो अनएम्प्लॉयड है। पर कौन सा अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है? इनवॉलंटरी। सो अगर आप देखें कि ये जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो अराइज होता है वो यही पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है, 15 to 64, जो एक्टिव लेबर फोर्स की कैटेगरी में आती है। समझ में आया? यस मैम। खाली एक ही बच्चा हाँ बोल रहा है, यशवी गांधी, ओपी रोड। यस मैम। हाँ, दूसरे बच्चे ने बोला। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, चलिए लास्ट देखते हैं 65 एंड अबव। मतलब जिनकी एज 65 से ज्यादा है, तो वो तो बेचारे बूढ़े हैं, बूढ़ों की तो सेवा करनी चाहिए, ठीक है, तो उनसे काम कराने की जरूरत नहीं है हमको, सो वो ओल्ड एज पीपल वाले हैं, तो उनको तो आप लेबर फोर्स में गिन ही नहीं सकते हो। तो ये जो 0 to 14 एंड 65 एंड अबव, ये जो फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी है वो नॉन लेबर फोर्स है, जो काम नहीं कर सकते हैं, ये पॉपुलेशन की वो कैटेगरी में आते हैं, नॉन लेबर फोर्स की कैटेगरी में। और ये जो बीच वाला है 15 to 64 वाली एज वाले, वो हमारी कंट्री के एक्टिव लेबर फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो दैट मीन्स पॉपुलेशन को हम, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था, जो लिखना है वो नेक्स्ट स्लाइड है। So that means population of any country consists of two components. एक होता है labor force और दूसरा होता है non labor force. चलो कौन बताएगा labor force में कौन आता है? labor force में 15 to 64 वाले। 15 to 64 की, तो वो labor force का पार्ट है। और non labor force में कौन आएगा? खुशी पंचाल। नॉन लेबर फोर्स में कौन आता है? माइक म्यूट करो, देयर इज सो मच नॉइज, प्लीज म्यूट करो माइक। यस, सुभानपुरा रिद्धि, सुभानपुरा रिद्धि। चलिए, नॉन लेबर फोर्स में कौन आता है? कारेलीबाग अर्शिता, बताओ नॉन लेबर फोर्स में कौन आता है? मैम चिल्ड्रंस जो जिनके एज 0 to 14 है एंड जो ओल्ड पर्सन है 65 एंड अबव, वो लोग नॉन लेबर फोर्स है। वेरी गुड। सो आपको ये चीज समझ में आ गई कि पॉपुलेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लेबर फोर्स और एक होता है नॉन लेबर फोर्स। सो चलिए रीड आउट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स? लेबर फोर्स मीन्स all the persons who are working, that is being engaged in the economic activity, as well as those who are not working but seeking or available for work at a current wage rate। मतलब ऐसे लोग जो वर्किंग हैं। तो मैं वापस प्रीवियस स्लाइड पे जा रही हूँ। वर्किंग का मतलब क्या है? देखो, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है जो एम्प्लॉयड है, 15 to 64 की कैटेगरी में जो एम्प्लॉयड है, दैट मीन्स वो वर्किंग है। दूसरा है सीकिंग फॉर जॉब, मतलब ऐसे लोग जो ढूंढ रहे हैं जॉब। तो वापस मैं प्रीवियस पे जा रही हूँ, जो अनएम्प्लॉयड इनवॉलंटरी है, मतलब ये थर्ड वाला, वो सीक कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, सो दैट मीन्स थर्ड सब पॉइंट। एंड
it means the labor force consists of both employed and unemployed people. मतलब लेबर फोर्स की कैटेगरी में ये जो फर्स्ट है वो एम्प्लॉयड है और जो सेकंड और थर्ड है वो अनएम्प्लॉयड है. सो दैट मीन्स एक्टिव लेबर फोर्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं? एम्प्लॉयड पर्सन एज वेल एज अनएम्प्लॉयड पर्सन. क्लियर हुआ? सिया फ्रॉम कारेली बाग. सिया फ्रॉम कारेली बाग. यस मैम. समझ में आया? हाँ मैम. ओके, सो चलिए रीड आउट करते हैं. नॉन लेबर फोर्स क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन which is not a part of labor force is non labor force. तो उसमें कौन से आते हैं? It includes all those who are not working. तो not working में कौन था? 0 to 14 जो चिल्ड्रेन थे. And 65 ओल्ड एज वाले वो भी नॉट वर्किंग थे. एंड नाइदर दे आर सीकिंग फॉर जॉब. मतलब उनके पास जॉब है तो नहीं पर वो ढूंढ भी नहीं रहे हैं. अभी आप जॉब ढूंढ भी नहीं रहे हो और भी नहीं रहे हो. इसी तरह से ओल्ड एज वाले ढूंढ भी नहीं रहे हैं और कर भी नहीं रहे हैं. सो दे आर दी पार्ट ऑफ नॉन लेबर फोर्स. ओके, अभी आपको यहां तक अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं. मैं आपको 2 मिनट जनरल डिस्कशन के लिए देती हूँ एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. और बाकी सारे बच्चे यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं. लिखिए अपनी नोटबुक में, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, the population of any country consists of 2 components. पहला है लेबर फोर्स. सो लेबर फोर्स में क्या आता है? आपको ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है वही लिखना है. वर्किंग प्लस सीकिंग. काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं. वर्किंग plus seeking, and it includes employed and unemployed. Working, seeking, employed, unemployed, ये सभी किसका पार्ट है? लेबर फोर्स का. एंड नॉन लेबर फोर्स में लिखिए are not working and are not seeking for job. Not working plus not seeking for job. ओके, मैं स्लाइड चेंज करूं? इतना हो गया आपका? सबका हो गया? यस मैम. ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड, ये जो आपको ज्यादातर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फॉर्मूला फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रेट. मतलब हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, अगर आपको उसका रेट फाइंड आउट करना है कि कितना रेट है, मतलब कितने लोग हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं, तो हम वो ये फॉर्मूला से कर सकते हैं. सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? इट इज द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स. लेबर फोर्स मतलब यहाँ पे बात हो रही है एक्टिव लेबर फोर्स की. सो एक्टिव लेबर फोर्स में कौन से लोग थे? एक्टिव लेबर फोर्स में कौन से लोग थे? 15 to 64 year age. वेरी गुड. 15 to 64 तक इज विदाउट वर्क. सो दैट मीन्स ऐसा लेबर फोर्स जो एक्टिव है पर फिर भी घर पे बैठा है, फिर भी काम नहीं कर रहा है. So that means formula is unemployment rate equals to the unemployment workers. मतलब ऐसे लोग जो unemployed हैं, it should be divided with the total labor force. मतलब जो लोग काम कर सकते हैं, total labor force multiply by 100. प्लीज अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए. unemployment rate equals to
unemployment workers divided by total labor force and multiply by 100. So that means you will get the unemployment rate. आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं. ठीक है, लिख लिया सबने अपनी नोटबुक में? यस और नो? यस मैम. ओके, किसी ने नो भी बोला तो मैं 1 सेकंड और यही स्लाइड रखती हूँ. मैम 1 मिनट का. यस यस. सुभानपुरा यश, अनम्यूट करो बेटा. सुभानपुरा यश. चलिए स्लाइड चेंज करूं मैं? यस मैम, हो गया. ओके, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की. अच्छा, आप बताइए नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? कौन बताएगा नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? ओपी रोड हिमांशी. ओपी रोड हिमांशी. आप सबको, हाँ, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना हिमांशी? यस मैम. ओके, सो हिमांशी, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जस्ट जनरल बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर? जनरल टर्म्स में आप नेचर को क्या बोल सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं आपका नेचर कैसा है, चलो अपना नेचर बताओ. थोड़ा बहुत अपने आप को तो हर कोई जानता है. सो हिमांशी, जब मैं आपको पूछती हूँ आपका नेचर कैसा है, तो आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यस हिमांशी, आई एम टॉकिंग टू यू बेटा. यस मैम. अपने नेचर के बारे में बताओ. तुम्हारा नेचर ओपन माइंडेड. ओके. अंडरस्टैंडिंग. ओके, मतलब फ्रेंड्स को बहुत, पेरेंट्स को, फैमिली को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो. ओके. ओके, व्हाट एल्स? देन बस इतना ही? ओपन माइंडेड एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. ओके, हर्ष फ्रॉम प्रतापनगर. हर्ष फ्रॉम प्रतापनगर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हर्ष, हर्ष फ्रॉम प्रतापनगर. नहीं. ओके, सुभानपुरा रिद्धि. सुभानपुरा रिद्धि सॉरी. आवाज आ रही है मेरी? सबको ऐसा लगता है कि मैडम अभी क्वेश्चन पूछे ना तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग है ही नहीं, है ना? ऐसा. ठीक है. ओके, चलिए, जब हम नेचर की बात करते हैं दैट मीन्स आप अपने बारे में आप बताते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आप किस तरह की सोच रखते हैं, आप कैसे दूसरे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं. तो इसी तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट के नेचर की बात करते हैं. तो डेवलपिंग कंट्रीज, अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में आता है. तो अगर आप इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर देखोगे सो उसका नेचर कैसा है? स्ट्रक्चरल. अब डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, उसमें स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा. ओके, व्हाट कम्स अंडर द स्ट्रक्चर?
रोहित फ्रॉम प्रताप नगर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर? कोई बताएगा? खुशबू फ्रॉम प्रताप नगर, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल मैम कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है मतलब अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में जो है उसके स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ है। अब स्ट्रक्चर में गड़बड़ है का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री में फैसिलिटीज कम है, हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कम है, हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स जो है या कैपिटल इक्विपमेंट्स जो है उनका शॉर्टेज है। तो दैट मीन्स ये सब चीजों को मिला के हम बोल सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ है। तो इसीलिए कोई भी कंट्री जो डेवलपिंग पाथ पे होती है उसके स्ट्रक्चर में जो डिफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स का शॉर्टेज है, क्योंकि हमारी कंट्री में डिमांड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंज्यूमर्स का इनकम ही नहीं है तो वो डिमांड कहां से करेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो डिफेक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम बताती हैं कि कंट्री का जो स्ट्रक्चर है वही डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो मैं रीड आउट करती हूं। During the period of 1951-2001, population was increasing and at the alarming rate. मतलब हमारी कंट्री में अगर आप देखेंगे तो there is a mismatch between employment opportunities and population. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक जॉब का वैकेंसी आया है पेपर में, ठीक है। अब एक जॉब का वैकेंसी आया है, मतलब इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही है पर उसके सामने अप्लाई करने वाले लोग 100 हैं। अब जस्ट आप इमेजिन करो एक वैकेंसी के लिए अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ओनली 1, पॉपुलेशन उसके सामने कितना हो गया 100, तो मिसमैच हो गया दोनों के बीच में। मतलब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है और ऊपर से पॉपुलेशन का नंबर इतना ज्यादा है, मतलब मार्केट में लेबर फोर्स बहुत अवेलेबल है। सो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पीपल इन लेबर मार्केट ऑल्सो इंक्रीजिंग। मतलब वो जो 100 लोग मार्केट में जॉब अप्लाई करने के लिए बैठे हैं वो 100 लोग लेबर फोर्स है, जो मार्केट में 100 के 200 होने में भी टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है पर उसके सामने हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो है ही नहीं। तो हम इतने सारे लोगों को कैसे हम क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे। सो दैट मीन्स there has been increase in the volume of unemployment। जो अनएम्प्लॉयमेंट का वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और उसके सामने हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ही लिमिटेड है। It can be eliminated by introducing the certain radical reforms in the structure of the economy। Very important, अगर आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अपनी इकोनॉमी में से हटाना है, आप चाहते हो कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री से चला जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपनी कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। सो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी एलिमिनेटेड ओनली बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आया? सो ये सिर्फ समझने का था, आपको इसमें नोट डाउन करना है। मैं डिक्टेट करती हूँ।
लिखिए हेडिंग नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो आपको लिखना है डेवलपिंग कंट्री सफर्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो योर आंसर शुड बी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके। ये स्लाइड में आपको सिर्फ यही नोट करना है, बाकी कुछ भी नहीं। अब मैं जा रही हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, राइट? तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें हमको कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है इंडिया में? व्हाट इज द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इट इज अ स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? इट अराइजेस ड्यू टू द डिफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, India's unemployment is structural in nature. ये पूरा ही लिखना है आपको। It arises due to defective structure system or defective structure of the economy. Again, I am repeating, India's unemployment is structural in nature. It arises due to defective structure of the economy. ठीक है, ओके। अब जब मैंने आपको बोला कि डिफेक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम, तो डिफेक्टिव स्ट्रक्चर में क्या आता है? देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स। राइट डाउन, डिफेक्टिव स्ट्रक्चर में क्या आता है? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स। ओके, कैपिटल इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो नए नए मशीन्स है, उनकी कमी है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स मतलब जो एडवांस्ड मशीनरीज होती है, जिसकी वजह से हम आउटपुट इजीली बढ़ा सकते हैं, पर हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि हम इतनी महंगी महंगी मशीन्स को परचेज कर सके। तो हम वो मशीन्स को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत है, जो भी हमको चाहिए, जो भी रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं है। अब रिसोर्सेज में सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं आता, पर पैसा भी नहीं है, कैपिटल इक्विपमेंट्स भी नहीं है। ये सभी रिसोर्सेज है, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड, दोनों ही रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास। एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सो हमारी कंट्री में अगर आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और इंडिया का अगर आप कंपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली कंपैरिजन में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। सो दैट मीन्स देयर आर 3 points, again I am repeating, which you have to write in your notebook. 3 points under the category of defective structure system. अगर मैं आपको पूछती हूँ कि भाई डिफेक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? जब देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। समझ में आया? सबने नोट डाउन किया? ईशा पटेल, समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Okay, very good. So we are unable to increase the employment opportunities. हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की कमी है, हमारी कंट्री में रिसोर्सेज की कमी है, हमारी कंट्री में कैपिटल इक्विपमेंट्स की कमी है, और उसके साथ साथ हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से इंडिया में हमको क्या देखने को मिलता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो लास्ट लाइन भी आप ऐड कर दीजिए,
and unable to increase the employment opportunities. मतलब मैं वापस बोल रही हूं, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछती हूं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहां देखने को मिलता है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? इंडिया। इंडिया में देखने को मिलता है। ओके, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Lack of infrastructure facilities, shortage of capital and equipment comes. and lack of employment opportunities also. So वो स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ है। ठीक है, ओके, सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. यस, प्रथम फ्रॉम सुभानपुरा। हेलो बेटा, प्रथम फ्रॉम सुभानपुरा। नहीं सुनाई दे रहा है उसको। ओपी रोड जानवी, एटलीस्ट आंसर तो कीजिए तो मैडम को पता चले कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं। प्राची, ठीक है, चलिए। सो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो दैट मीन्स मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि आपने ये नोट डाउन कर लिया है। चलिए, ये सिर्फ समझना है, आपको लिखना नहीं है। मैंने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल बताया हुआ है यहाँ पे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द सिचुएशन which arises due to the change in the structure of the economy. For example, an economy transforms itself from labor intensive economy to a capital intensive economy. अच्छा, इसका मतलब कौन बताएगा? मानसी फ्रॉम प्रतापनगर। मानसी फ्रॉम प्रतापनगर। मानसी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्वेश्चन रिपीट करो मैम। लेबर इंटेंसिव से हम कैपिटल इंटेंसिव पे चले गए हैं, इसका मतलब क्या? मैम कैन आई? हेतवी को ट्राई करने दो। हेतवी फ्रॉम सुभानपुरा। यस मैम। मैम अपने कंट्री में लेबर ज्यादा है और फिर इसलिए हमने वो कैपिटल में मशीन ज्यादा यूज करते हैं, तो उससे काम जल्दी होता है। तो अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो क्या होगा हमारी कंट्री में? अगर हम लेबर को बोलते हैं भाई जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तो मशीन से काम चला लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। सो दैट मीन्स देखो हमारे स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ है। हमने क्या किया है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, मतलब पहले क्या होता था कि हम बहुत सारे लोग जो थे वो खुद काम करते थे, 100 लोग 200 लोग आपको देखने मिलते थे फैक्ट्री में। अब मशीन्स आने के बाद वो 100 नंबर कितना हो गया है? 20 वर्कर 30 वर्कर। मतलब बेचारे जो 70 लोग थे वो अभी घर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम कौन कर रहा है? मशीन्स उनका काम कर रही है। तो हमने क्या किया है? पूरे स्ट्रक्चर में चेंज ला दिया है। हमने स्ट्रक्चर में क्या चेंज लाया है? हम लेबर इंटेंसिव से चेंज होके कहां पे आ गए हैं? कैपिटल इंटेंसिव में से। ओके, अभी का अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं कि देखो ये जो कोरोना का सिचुएशन था उसमें कितने लोग घर पे बैठे काम कर रहे हैं अभी। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा इसकी वजह से? यस। कैसे, एक्सप्लेन करो। क्योंकि लोग घर पे ही बैठे और ये कोरोना के सिचुएशन में किसी की इनकम भी अच्छी नहीं हुई, तो शायद मतलब जॉब कम मिले लोगों को, इनकम दे, सैलरी ना दे पाए, उसके कारण तो कैपिटल ज्यादा, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज होगी, मशीन। देखो अब तो हर किसी को ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन बहुत कुछ करना आ गया। मैंने भी जो कभी जिंदगी में नहीं किया था वो मैं अभी कर रही हूँ। मैंने अपने इतने करियर में कभी ऑनलाइन टीचिंग ऐसा सुना था कि फ्यूचर ऐसा चेंज हो सकता है, पर कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले कैसे होता था कि टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता था। हम आपको पढ़ाने आते थे, वहां पे एक ब्रांच पे एक ही पढ़ा सकता है। अब उसकी वजह से आप देखो मल्टीपल फैक्टर से हम घर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं।
तो इसकी वजह से फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे 10 लोगों की जरूरत थी वहां पे 5 लोगों से काम हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे सिस्टम्स हमने ऑनलाइन में सीख लिए कि जहां पे 2 लोगों का काम ये कंप्यूटर आराम से कर सकता है। तो अगर फ्यूचर यही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना जल्दी जल्दी बढ़ता गया तो हम लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी में से अगर हम कैपिटल इंटेंसिव में आएंगे तो और भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। सो दैट मीन्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली अकर्स ड्यू टू द मिसमैच ऑफ स्किल। आप जस्ट इमेजिन करो कि जो लोगों को ये टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता, नए मशीन्स आए हैं, नए मशीन्स का यूज करना नहीं आता, तो वो तो बेचारे ऐसे ही अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको तो घर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि उनको कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता है। तो दैट मीन्स जब स्किल आपकी कम पड़ जाती है तब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो सकता है। सो ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इज डन थ्रू द रोबोटिक मशीन्स। मतलब जो कार का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अभी हम जहां पे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते थे, ट्रेडिशनल मशीन्स को यूज करते थे, उसके सामने अभी हम रोबोटिक मशीन्स का यूज कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एडवांसमेंट तो आ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, पर उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में बहुत ही बढ़ता जा रहा है। सो द अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंड because the current workers do not have the required skills as wanted by their employers। मतलब अगर आपको आज के जमाने में कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आज के जमाने में अगर आपको ऑनलाइन डील करना नहीं आता है, तो फ्यूचर में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे और आप अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मुझे ये ऑनलाइन करना नहीं आता, नो डाउट मुझे बच्चे बहुत हेल्प कर रहे हैं, थैंक्स टू स्टूडेंट्स कि वो मुझे कभी कभी सिखाते हैं कि मैडम आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बिकॉज दे आर मोर एडवांस देन द टीचर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की वजह से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर मुझे ये ऑनलाइन कुछ भी मैं ट्राई ही नहीं करती तो मैं ऐसे ही बैठे रहती, मैं घर पे ही होती। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है हम सब उसको अडेप्ट कर रहे हैं, पर उसी के साथ साथ फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। सो राइट डाउन, दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड देन आई विल एंड माय क्लास। राइट डाउन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल, जस्ट खाली शॉर्ट में लिख लिए। The economy transforms from labor intensive economy to capital intensive economy। मतलब जब आपकी इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव में से कैपिटल इंटेंसिव में शिफ्ट हो जाती है तब अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिलता है। एंड सेकंड रीजन क्या है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का? इट अकर्स ड्यू टू दी मिसमैच ऑफ स्किल्स। मिसमैच ऑफ स्किल्स मतलब अब अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे तो सबसे पहले आपको बोलेंगे कि भाई आपको ये टेक्नोलॉजी आती है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका अगर नॉलेज नहीं है, उसका अगर स्किल नहीं है, तो एम्प्लॉयर आपको बोलेगा कि बाय बाय, तुम जाके घर बैठो, मुझे तुमको नौकरी नहीं देनी है। सो दैट इज अ मिसमैच ऑफ स्किल। ठीक है, सो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आपको किसी का नोट डाउन करना बाकी रहा कि मैं यहाँ पे स्टॉप करूं शेयरिंग? हो गया सब नोट डाउन। ओके, वेरी गुड। चलिए अब अपना सब कैमरा ऑन कीजिए, मुझे सबको देखना है। सब अपना कैमरा ऑन कीजिए, चलो जल्दी सब अपना कैमरा ऑन कीजिए। देखो 4 बच्चों ने किया। हाँ, धीरे धीरे हो रहा है। हर्षिल, यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बहुत सारे बच्चों का देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ओके, देव। यस मैम। हाँ बेटा, आज हमने क्या पढ़ा? मैम स्माइल करो, टेंशन मत लो। मैम 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी एंड नॉन वॉलंटरी। ओके, फिर और क्या पढ़ा?
मैम स्ट्रक्चरल इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ओके, फिर एक और टर्म किया मैम, हमने, याद करो। मैम जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 14 एज तक, फिर 15 to 64 और एंड अबाउट 64। हाँ, वो क्या था बेटा, वो क्या मैम था? वो एक्टिव लेबर फोर्स 15 to 64 में होते हैं, जो नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो अबाउ 64 होते हैं वो नॉन एक्टिव होते हैं, मतलब वो काम नहीं करते, सीनियर सिटीजन्स। ओके। एंड बिलो 14 होते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, बिकॉज दे आर मतलब चिल्ड्रंस होते हैं वो। ओके, तो मुझे बताओ कि इसमें कौन सी लेबर फोर्स हमारी कंट्री के लिए प्रॉब्लम है, कि जिनको काम नहीं है और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फ्यूचर में? नॉन वॉलंटरी। ओके, नॉन वॉलंटरी, जो बेचारे काम मतलब उनको करना कैपेसिटी चाहते पर नहीं मिलते। हाँ, ओके, तो वो बेचारों की तो हालत बहुत खराब है। ओके, यस, वेरी गुड। हाँ, आई फॉरगॉट योर नेम, देव, राइट? देव, यस। ओके, शुभम फ्रॉम ओपी रोड। शुभम फ्रॉम ओपी रोड, गुड मॉर्निंग शुभम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, चलो बताओ, हमारी कंट्री में कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मैम। अच्छा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अगर हमारे कैपिटल इक्विपमेंट नहीं है, ओके, तो उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ओके, उसमें हमने एक ही रीजन किया, कैपिटल इक्विपमेंट्स के 4 चीजें थी, 4 की टर्म्स थे, 4 चीजों की कमी होती है जब आपकी कंट्री में, तब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो उसमें से तो तुमने एक ही बताया, कैपिटल इक्विपमेंट्स। और क्या था? तुमने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से देख के पढ़ सकते हो। कि नोट्स ही नहीं लिखे? ऐसा तो नहीं ना, नोट्स ही नहीं लिखे? लैक ऑफ रिसोर्सेज। ओके, देखो हर्षिल बहुत स्माइल कर रहा है, तो शायद हर्षिल ने नोट्स बनाए होंगे, इसीलिए वो इतना अच्छा स्माइल कर रहा है। यस, हर्षिल। यस मैम। बताओ। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अच्छा, दूसरा रीजन होता है। एक तो कैपिटल इक्विपमेंट, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, आशिका फ्रॉम ओपी रोड, तीसरा रीजन बताओ। Lack of infrastructural facilities. Okay, lack of infrastructure. Very good. Riya Subhanpura. 4th reason. तुम I think muted हो. I think you are muted. Unable to increase the employment opportunities. So 4th reason is employment opportunities नहीं है. So here today we have completed the structural unemployment, voluntary unemployment, involuntary unemployment, unemployment rate का formula किया, labor force and non labor force क्या होता है, और unemployment का definition किया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है वो नेक्स्ट वीक वीडियो लेक्चर्स में कंटिन्यू होगा, पर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो देयर विल बी 2 वीडियोस अपलोडेड। 2 वीडियोस अपलोड होंगे जो पॉपुलेशन पे होंगे, ठीक है? कल आपको एक वीडियो देखना है पॉपुलेशन का, और दूसरा आपको सैटरडे को देखना है। फ्राइडे सैटरडे आपको पॉपुलेशन का प्रॉब्लम से रिलेटेड 2 वीडियोस देखने हैं, और ये अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक हम नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है? सो आई एम डन हियर। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछिए। पॉपुलेशन के नोट्स हमको बनाने होंगे, तो फिर वो हम लिखेंगे, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कंटिन्यू करेंगे? हाँ, मैं आपको वही बता रही हूँ कि जैसे कि कॉलेज में पहले पॉपुलेशन वाला चलाया था, तो मैंने उसके वीडियो लेक्चर्स बना दिए थे, पर फिर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का मटेरियल कल ही मिला, इसीलिए मैंने आज से स्टार्ट कर दिया। सो आप स्पेस छोड़ के एक 4-5 पेज छोड़ दो और पॉपुलेशन कंटिन्यू करो। आप थोड़े पेजेस छोड़ देना और उसके बाद पॉपुलेशन का टॉपिक आप कंटिन्यू कीजिए। और पॉपुलेशन में आपको नोट्स में क्या बनाना है वो वीडियो लेक्चर में लास्ट स्लाइड पे दिया हुआ है, ठीक है? ओके, प्रताप नगर आयुष। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बोलना है बेटा कुछ? नहीं, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सो चलो, आई विल एंड माय सेशन हियर।
Bye everyone. Bye, ma'am. Bye. 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 Bye, Bye. ma'am.